बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर एनईटी एंट्री टेस्ट। और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 51 से 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में, वो फर्स्ट पार्ट था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हमने अपलोड किए। आज क्वेश्चन नंबर 51 से बेटा क्वेश्चन नंबर 100 तक हम कोशिश करते हैं कि इसके जो है वो IB ग्रेड के PDF से क्वेश्चंस करा दिए जाएँ। ये PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं और उसमें इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेजें तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा बेटा, अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 51 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा। इसमें आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है बताइए। इम्पल्स इक्वल है इन 4 ऑप्शन के: मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम या नन। इम्पल्स मोमेंटम के रिस्पेक्ट बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 51 में, क्वेश्चन नंबर 51 इम्पल्स को आपने बयान करना है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। आप सब जानते हैं इम्पल्स का मतलब है प्रोडक्ट है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यू गेट इम्पल्स, ठीक है। ये वाला फोर्स अपनी जगह रहे। फोर्स का मतलब हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन डेल्टा टी। मुझे मोमेंटम की शक्ल बतानी है। एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करें, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन VF माइनस VI अपॉन टी आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिख देंगे आप, ठीक है। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हुआ, M शामिल कर दें, MVF माइनस MVI, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बताइए? चेंज ऑफ मोमेंटम का नाम देंगे। तो इम्पल्स दरअसल क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम है। क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। इम्पल्स क्या चीज़ है? मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, नन। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। बेटा आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर आपसे रेशो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम आते हैं। कहा जा रहा है रेशो बताइए। किसका रेशो बताना है? चार्ज यानी Q एंड रेशो बताना है रेशो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। चार्ज और वोल्टेज का रेशो बताना है। अब आपने पढ़ा जो है वो कैपेसिटर में कि Q इक्वल टू CV के इक्वल होता है। Q इक्वल टू CV। ये Q जो है चार्ज कैपेसिटर में जो है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के साथ, C इज़ कांस्टेंट कैपेसिटेंस कहलाता है। अब रेशो Q और C यानी Q और V, इस V को डिवाइड कर दें तो जवाब क्या आएगा बताइए? C आएगा। C रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर माइक्रोफैराड वगैरह मेजर करते हैं। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में रेशो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, चार्ज और वोल्टेज के दरमियान रेशो कैपेसिटेंस है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है या नन है। तो आपने किस में मार्क लगाना है? कैपेसिटेंस में मार्क कर देना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे कहा गया डिवाइस विच हैज़ P जंक्शन सैंडविच बिटवीन 2 N जंक्शन इज कॉल्ड इंडक्टर, ट्रांसिस्टर, कैपेसिटर या नन। फिर सुने, डिवाइस विच हैज़ P जंक्शन, सैंडविच बना हुआ है P जंक्शन किसके दरमियान? 2 N जंक्शन के दरमियान, उसे क्या कहेंगे? यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है। बेटा ये जो हमारे एक बनाना है, ये P जंक्शन है, ये सैंडविच बना हुआ है 2 N जंक्शन पे। इसको हम नाम देंगे NPN, ट्रांसिस्टर का नाम देंगे। ये NPN ट्रांसिस्टर है। तो यहाँ पर आपने क्या बताना है? यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि डिवाइस विच हैज़ P जंक्शन सैंडविच बिटवीन 2 N जंक्शन, 2 N जंक्शन यानी 2 N जंक्शन के दरमियान P आ गया, NPN ट्रांसिस्टर है। तो ये कहा जाएगा ये एक ट्रांसिस्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, किसी वायर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट साइज़ पर, शेप पर, मटेरियल पर, या तमाम चीज़ों पर। रेजिस्टेंस आर, मटेरियल, शेप, ऑब्जेक्ट किस पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 54। तो हमने बताया आर जो है इसका फार्मूला होता है रॉ एल अपॉन ए। एल, आर जो है डिपेंड करती है लेंथ के साथ, आर डिपेंड करती है ए के साथ, आर डिपेंड करती है रॉ के साथ, रॉ डिपेंड करता है मटेरियल पर। एरिया और लेंथ, ये मतलब हुआ शेप, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। हमारे डोर, दरवाजे, हमारे घर के डोर हैं, खिड़कियां हैं, उनकी शेप होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है, तो उनकी शेप डिफरेंट होती है। ठीक है, तो शेप पे भी डिपेंड करता है रेडियस, रेजिस्टेंस, और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। 54 में क्या कहा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट साइज़, मतलब लेंथ ब्रेथ पे डिपेंड करता है डेफिनेटली, शेप पे डिपेंड करता है, एरिया वगैरह क्या होगा, और नो डाउट मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आपका जवाब होगा ऑल। अब आए एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को करार नहीं है, इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है, लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट, हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में है तो किसी किस्म की एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट पे जंप करता है। जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन को ने जंप किया 6 ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट से वो जो है वो इनर ऑर्बिट, 5वें ऑर्बिट पर, छठे ऑर्बिट पर आता है। देन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस इन सीरीज़। अब बताएं, जब वो हाई ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट, लो ऑर्बिट पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, फोटोन की सूरत में एनर्जी रिलीज़ करेगा। उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी होगी और वेवलेंथ भी होगी। आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है, कहाँ मिलेगी, लेमन में, बार्मर में, पास्चन में, या फन में। ये सीरीज़ के नाम हैं, 5 सीरीज़ होती हैं, लेमन, बार्मर, पास्चन, फंड और एक ब्रैकेट सीरीज़ होती है। तो कौन सी सीरीज़ हमें मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब बताएं 6 ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 55। एन जो है वो 6 ऑर्बिट से आया, यह हमारे पास n इक्वल टू 6। अब यकीनन इससे पहले n इक्वल टू 5 होगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू 3 होगा, और n इक्वल टू 2 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन n से यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो हाई एनर्जी को रिलीज़ करेगा, हाई एनर्जी को रिलीज़ करेगा। उस एनर्जी का फार्मूला h न्यू, फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाएगी, h तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। लैम्डा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं। आप जानते हैं ना, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हाई हो, एनर्जी हाई होगी, ये एनर्जी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इक्वल टू एच न्यू। जब इलेक्ट्रॉन 6 से 1 पे जंप करेगा तो उस सूरत में वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, हाई एनर्जी का फोटोन रिलीज़ करेगा। उसका फार्मूला E इक्वल टू एच न्यू। न्यू जो है बहुत हाई होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली हम क्या कमेंट्स करेंगे, शॉर्ट वेवलेंथ मिलेगी आपको। ठीक है, कब, जब ये चीज़ होगी, जब कोई भी ऑर्बिट, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट पर, ग्राउंड वाले ऑर्बिट पर जंप करता है, तो उस सूरत में जो एनर्जी रिलीज़ होती हैं, फोटोन रिलीज़ होती हैं, उसको अल्ट्रा वायलेट या लेमन सीरीज़ का नाम देते हैं। याद है आपको बात ये। तो लेमन सीरीज़ में आपको हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेवलेंथ मिलेगी। तो बेटे यहाँ पूछा गया इलेक्ट्रॉन जंप 6 टू इनर ऑर्बिट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको मिलेगी जब वो 6 से 1 पर आएगा, और प्रोड्यूस करेगा कौन सी सीरीज़, लेमन सीरीज़, अल्ट्रा वायलेट सीरीज़, जो हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है 56 की तरफ आते हैं। बेटा 56 में पूछा गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी। अब ये बाहर ने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर होता है वो किसी किस्म की एनर्जी रिलीज़ नहीं करता।
हर ऑर्बिट की जो है कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी होती है हर ऑर्बिट की, और उस एनर्जी का फार्मूला बोहर ने बताया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर होता है। तो पहले के लिए n इक्वल टू 1 होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी की वैल्यू जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये सबसे कम होती है, ये n इक्वल टू 1 के लिए होती है, ये ग्राउंड स्टेट होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल हालत में होता है। बाकी में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल एक्साइटेड होने पर इस ग्राउंड स्टेट पे आना पसंद करते हैं। ठीक है, अब अगर n जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी रिप्लेस कर दें, तो बेटा E आ जाएगा -13.6, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो इन्फिनिटी पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे मूव करेगा उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे 56 में 0। ये कुछ क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, आप भी स्किप कर दें। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 58 में आ गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी पार्टिकल, ब्लैक बॉडी बलून है, बॉडी को आपने जो है वो एक कैविटी बनाकर उसमें ब्लैक की जो है वो वॉल कर दी, फिर उसमें से रेडिएशन निकल रही हैं। वो रेडिएशन जो है वो वेव की उसको प्लांक ने जो है थ्योरी पेश की और बताया कि वो रेडिएशन जो है वो क्वांटा की सूरत में जो है उसके वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से वेव निकलेंगी, उस वेव पार्टिकल की सूरत में होंगी, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, और हर पार्टिकल में एनर्जी जो होगी वो क्वांटाइज होगी, क्वांटा होगी। ये बात डिटेल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने वाला कौन था? प्लांक्स था। यहाँ प्लांक्स नहीं लिखा हुआ, तो आप प्लांक्स लिखकर जो है वो अपना जवाब लिख देंगे। उसको प्रोपोज किया प्लांक्स ने। ठीक, और भी लॉ मौजूद हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर, ब्लैक बॉडी से मुतालिक वो पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 हमने मार्क किया है, 58 को मार्क कर दिया। अब बेटा 59 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपके पास डी ब्रॉगली वाला सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 59, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉगली जो है इसने बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा मॉडर्न फिज़िक्स में इसकी बड़ी खिदमात हैं। डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट जो है ड्यूल नेचर की होती है, लाइट वेव की सूरत में मूव करती है, इसका वेवलेंथ होगा। साथ साथ ये लाइट जो है वो न्यूटन्स आइंस्टाइन के मुताबिक ये पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ पार्टिकल, और उस कार्पुस थ्योरी को पेश किया और उसने कहा कि अब ये क्योंकि पार्टिकल हैं तो मोमेंटम भी इसका होगा, हर पार्टिकल का मोमेंटम होता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, एनर्जी के पैकेट हैं, इनका भी मोमेंटम होगा। डी ब्रोगली ने कहा कि ये वेव होने के बावजूद ये पार्टिकल नेचर रखती है, इसका मोमेंटम होगा। इन दोनों में रिलेशन को डिस्कस किया। लैम्डा बराबर है h/p, h प्लांक कांस्टेंट है, p जो है मोमेंटम, और इसी को अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें तो ये लैम्डा का फार्मूला है। और याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, लैम्डा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, जो लैम्डा का जवाब आएगा फ्रीक्वेंसी का जवाब उसका रेसिप्रोकल मिलेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहना चाहिए, रेसिप्रोकल के बजाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का नाम देंगे। और इसका फार्मूला v = न्यू लैम्डा। यहाँ चूँकि फोटॉन की सूरत में वेलोसिटी c के बराबर होती है, तो न्यू लैम्डा या f लैम्डा का नाम दे दें हम, c बराबर है f लैम्डा। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। f और लैम्डा इनका प्रोडक्ट c के बराबर है, और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे का क्या है बताइए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 में पूछा गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है क्या?
एनी पार्टिकल ऑफ मैटर डेट हैज़ लीनियर मोमेंटम इज़ आल्सो वेव। हर पार्टिकल जिसका मोमेंटम होगा वो बिहेव करेगा लाइक अ वेव। रिवर्स भी हो सकते हैं, वेव जो कंसिस्ट करती है पार्टिकल भी उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। एनी पार्टिकल ऑफ मैटर हैज़ लीनियर मोमेंटम आल्सो अ पार्टिकल। ये तो होता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि पार्टिकल है, मूव कर रही है, उसका लीनियर मोमेंटम होगा। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है कि के वेव होने के बावजूद उसके अंदर जो है वो पार्टिकल नेचर, मोमेंटम वाली नेचर होगी। ये थ्योरी जो है वो डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन की। आइंस्टाइन मास थ्योरी, आइंस्टाइन ने फार्मूला पेश किया क्वेश्चन नंबर 60 में। आइंस्टाइन का फार्मूला था E=mc² था, ये फार्मूला था। तो क्वेश्चन नंबर 60 में एनर्जी इक्वल टू मास टाइम स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में एनर्जी इक्वल है मास टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स ने थ्योरी पेश की, रेडियन एनर्जी मतलब ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगी इज़ मेड ऑफ पार्टिकल लाइक कंपोनेंट, पार्टिकल की तरह होती है और उसमें जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को क्वांटा का नाम दिया गया, उस रेडियन एनर्जी क्वांटा का नाम दिया गया। अब ये रेडियन एनर्जी लाइक नोन एज क्वार्क, रेडियन एनर्जी पार्टिकल का नोन एज इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो ये ए जो है ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कहा गया इफ़ वी रिक्वायर अ फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज देन वी कनेक्ट। अप्लाइड वोल्टेज हमें चाहिए तो हम अपने सिस्टम को किस तरह कनेक्ट करेंगे। हमारे घरों में जितने भी स्विच लगे हुए हैं सब के सब पैरेलल हैं। किसी स्विच में हम जो है अपने घर की लाइट को चार्ज करते हैं तो उस वक्त 220 वोल्ट देते हैं। किसी स्विच से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वहाँ 220 नहीं, वहाँ पे हम जो है बहुत लो वोल्टेज उसको देते हैं। उसी स्विच से अगर हमें एक बहुत छोटा सा बल्ब जलाना हो तो उस वक्त वोल्टेज बहुत कम होता है। तो हम अपनी मर्ज़ी से फ्रैक्शनल वोल्टेज, हाई वोल्ट इस्त्री इस्तेमाल करनी हो, ड्रिल मशीन इस्तेमाल करनी हो तो हाई वोल्टेज चाहिए होगा। तो जितना वोल्टेज हमें चाहिए उतना वोल्टेज हम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हाई वोल्टेज 220 मैक्सिमम होगा, उससे कम भी वोल्टेज हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज भी हासिल कर सकते हैं, कब? जब हम सिस्टम को पैरेलल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये एन इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टेड। अब ये पार्ट हम आपको कराते हैं 63 और इसमें हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड का रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड का मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन की बात की जाती है। हमारे हाथ में प्रोटॉन मौजूद है और ये हमारे पास फिंगर्स हैं। ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है और एक इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ये 3 डायरेक्शन है। अब यहाँ पे हमने बताया नॉर्थ NEWS, ये हमारे पास सिस्टम मौजूद है। अब इसमें ये जो है बी को रिप्रेजेंट करता है हमारी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को अप्लाई करता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन जो थंब का रिजल्ट है वो अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट, इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो ईस्ट की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ है। तो अब बताइए फोर्स कहाँ अप्लाई हो गई? तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो इस तरफ है ना। ये आपके पास आ गई। ये मेरी जो फिंगर है मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर ये ईस्ट की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ नॉर्थ की तरफ है और ये ईस्ट, ये मिडिल फिंगर जो है ईस्ट की तरफ है। अब मेरा थंब कहाँ नज़र आ रहा है आपको? डाउन डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। थंब नज़र आ रहा है आपको डाउन डायरेक्शन में। तो थंब जो है वो थंब इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड। लेकिन ये उस वक्त होगा जब मेरे पास कौन सा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा थंब। जब प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्ट कर रहा होगा इस तरह से कि ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा हो, नॉर्थ की तरफ उसका बी हो और ईस्ट की तरफ उसका जो है वो ईस्ट की तरफ उसकी जो है वो मूवमेंट हो,
तो थंब जो है, ये जो थंब मेरे पास है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होगी थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, अपने रिज़ल्ट को रिवर्स कर देंगे। मतलब फोर्स जो अप्लाई होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन पे अप्लाई होगी, फोर्स जो अप्लाई होगी वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी। तो यहाँ पे आपने लिख देना है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर 64 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एनी इंटरफेरेंस ऑफ पैटर्न। इंटरफेरेंस, जब कोहेरेंट वेव्स आपस में जो है इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती हैं, और हम उस इंटरफेरेंस से हमें जो है वो लाइट पैटर्न नज़र आता है। सोप बबल के ऊपर भी आपने लाइट पैटर्न देखा होगा। वेज शेप, जो प्रिज्म लाइक शेप है, उसकी मदद से भी लाइट को हम 7 कलर में डिफ्यूज करते हैं। फिल्म, न्यूटन इसमें भी फिल्म इस्तेमाल की जाती है। एक्सेसिव थिन फिन, इसकी मदद से भी जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ जवाब होना चाहिए ऑल। ये सारे ऑप्शन जो है वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉम्पटन इफ़ेक्ट्स। कॉम्पटन इफ़ेक्ट्स आपने पढ़ा, उसका फार्मूला आपने देखा, और उस फार्मूले में जो है हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो कॉम्पटन इफ़ेक्ट्स डेल्टा लैम्डा, जो रिज़ल्ट है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट्स या कॉम्पटनशिप जो है वो किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 65। और थीटा को और क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ स्कैटरिंग का नाम देते हैं। कॉम्पटन डिपेंड्स अपॉन प्लांक कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ये, लेकिन असल जो डिपेंड करती है थीटा पे डिपेंड करती है, जिसका फार्मूला इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा आप देख लीजिएगा। ये एक अच्छी चीज़ पूछी गई, जूल सेकंड पर मीटर इज़ यूनिट ऑफ डैश। जूल सेकंड मीटर इज़ यूनिट ऑफ फोर्स मोमेंटम इनफर्स या नन। क्वेश्चन नंबर 66। जूल सेकंड पर मीटर, ये किसकी यूनिट है? हमने न्यूटन्स लॉ के मुताबिक पढ़ा है, E इक्वल टू mc² है। ठीक है, E बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ mc, और ये c लिख सकता हूँ। E बराबर हो जाएगा c, ये mc पढ़ा जाएगा। mc का मतलब मोमेंटम है, ये mc का मतलब मोमेंटम। E एनर्जी है जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड। अब अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए तो जूल सेकंड अपॉन मीटर, तो ये किसकी यूनिट आ गई बताइए, मोमेंटम की यूनिट आ गई। तो यहाँ पे जूल सेकंड पर मीटर जो है वो यूनिट किसकी है, मोमेंटम की यूनिट है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम। द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल, देन द फ्रिंज विड्थ क्या होगी। ये है क्वेश्चन नंबर 67। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 में हमने देखा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, और जब ये डबल स्लिट से पास होगा, ये स्लिट है, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो d के बराबर होता है ना, ये डिस्टेंस d के बराबर है ये। तो यहाँ से वेव्स निकलती हैं, यहाँ से वेव निकलती हैं, और इनके इंटरसेक्शन से स्क्रीन पर क्या बनती है बताइए, फ्रिंजेस बनते हैं। ये ब्राइट फ्रिंजेस मैंने दिखाई, बीच में डार्क फ्रिंजेस बनेगी। ये डिस्टेंस d के बराबर है। इस फ्रिंज और ये वाली फ्रिंज, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जिसे हम विड्थ ऑफ फ्रिंज का नाम देते हैं, डेल्टा x के बराबर। इसका फार्मूला है लैम्डा L अपॉन d। क्या फार्मूला है, लैम्डा, L पहले आ गया, लैम्डा है तो L लिखा जाएगा, d आखिर में है तो d डिवाइड कर देंगे आप। अब ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हमने बताया फ्रिंज विड्थ की बात की जा रही है, रिड्यूस टू हाफ, स्लिट रिड्यूस टू हाफ, स्लिट के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दें। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन डबल, मतलब स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ये L है हमारे पास, ये D है, और लेंथ को हम क्या कर दें, हमने आपको कहा
स्लिट इज़ रिड्यूस हाफ, स्लिट को हाफ कर दिया गया, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा। अब हमारे पास फ्रिंज विड्थ जो मिलेगी बेटा वो फ्रिंज विड्थ नहीं आ जाएगी, लैम्डा वही रहा, लेंथ को हमने ट्वाइस कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो अब क्या हुआ बताइए, ये 2 शिफ्ट हो जाएगा, ये 4 लैम्डा एल ई डी, हाफ ऑफ डी कर दिया गया, इसको हमने लिखा डी के साथ लिख दिया। बेटा ये एक्सप्रेशन दोबारा वही आ गया, लेकिन अब जो है फ्रिंज विड्थ आपके पास जो मिली है वो 4 टाइम्स हासिल हुई है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर गई है हमारी इस डिस्टर्बेंस की वजह से। हमने स्लिट को हाफ कर दिया और लेंथ को दोगुना कर दिया, तो अब जो फ्रिंज स्पेसिंग मिलेगी वो पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स हो जाएगी। तो विल बिकम हाफ, विल डबल, विल बिकम 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 में पूछा गया आपसे सवाल, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फिशन में, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन जो बहुत दूर दराज इलाके में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए, एटम बम बनाने के लिए, कैन बी यूज़, हम जो इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाते हैं, मैग्नेटिज्म बोथ, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम आता है। डिस्टेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन नंबर 72 अच्छा सवाल है ये, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये हमारे पास जो फ्रिंजेस आए हैं यहाँ पर, तो पहले से देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फर्स्ट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के साथ, क्वेश्चन 72। ये तो स्क्रीन आप देखें, इस स्क्रीन पर ये सेंटर लाइन आ रही है, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं, ये आपके पास है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटा, ये जो है पहला ब्राइट और दूसरा ब्राइट, इनके दरमियान डिस्टेंस को डेल्टा एक्स का नाम दिया गया, और वो वैल्यू बराबर किसकी है, वो वैल्यू बराबर है लैम्डा एल अपॉन डी, ये फार्मूला है। अब ये आपके पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये है, ये डार्क बैंड के लिए भी यही है और ब्राइट बैंड के लिए भी यही है ना। अब पूछा गया है कि आपको डिस्टेंस जो मालूम करना है, ये ब्राइट ब्रांड है, ये डार्क ब्रांड है, डार्क ब्रांड और ब्राइट ब्रांड इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। इससे पहले क्या था, ये डार्क और ये इसका सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट के दरमियान जिसे फ्रिंज विड्थ का नाम दिया वो था लैम्डा एल अपॉन डी, इसका सेंटर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ कहलाएगा, उसका फार्मूला है लैम्डा एल अपॉन डी। लेकिन अब पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन डार्क एंड ब्राइट, दो कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट, तो ये ब्राइट है का सेंटर, ये डार्क का सेंटर, इनके दरमियान डिस्टेंस डेल्टा एक्स अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा, हाफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज़ हाफ ऑफ द फ्रिंज इसके बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहा जा रहा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज़ हाफ, चार्ज पार्टिकल उनके दरमियान डिस्टेंस मौजूद है, उस पर जो है कूलम्स फोर्स अप्लाई की जा रही है। अब बताइए डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, उसके डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स 1/4 हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, हाफ हो जाएगी या 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73 में बेटा फोर्स का फार्मूला है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर को रिड्यूस करोगे फोर्स बढ़ जाएगी। आर को कितना किया गया बताइए, हाफ, इसको आर को जो है वो हाफ कर दिया गया, हाफ आर कर दिया गया, तो ये के हो जाएगा, आर के मुकाबले में आधा कर दिया गया, Q1 Q2 और ये हाफ कर दिया गया। अब ये क्या हो जाएगा 1/4, 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स आपको मिल गई। ठीक है, तो 4 का फ़र्क आया है, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स
फोर्स में जो है वो 4 टाइम का इजाफा हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपने जो है वो क्या लिख देना है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो बेस्ट तरीका ये है उनके दरमियान क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट ले लें। फिर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनविजिबल, पास्ट टेंस सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़। याद रहे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, लेमन सीरीज़ अल्ट्रा वायलेट होती है, इनविजिबल। बामर सीरीज़ विजिबल होती है, सिर्फ एक सीरीज़ है जो विजिबल है। बामर के बाद आप पास्ट टेंस सीरीज़ की बात करें, आप ब्रैकेट की बात करें, आप जो है फंड सीरीज़ की बात करें, ये सब के सब इंफ्रारेड होती हैं, ये भी इनविजिबल होती हैं। तो विजिबल सिर्फ एक है, बामर सीरीज़ है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनविजिबल, पास्ट टेंस सीरीज़ और ब्रैकेट सीरीज़। पास्ट टेंस और ब्रैकेट दोनों इंफ्रारेड हैं, दोनों इनविजिबल हैं। तो क्या लिखेंगे हम, पहला भी इनविजिबल है, दूसरा भी इनविजिबल है, जवाब बोथ आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का यूँ लिखा जाता विच ऑफ फॉलोइंग इज़ इनविजिबल, पास्ट टेंस या बामर। तो इन दोनों में इनविजिबल कौन सा है, डेफिनेटली पास्ट टेंस इनविजिबल है, बामर जो है विजिबल है। ये तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आपको आ रहे होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा बेटा, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 76 से पूछा गया इफ़ इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम N4 टू इनिशियल ऑर्बिट देन विच शो लीस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहे n=1 ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद n=2 है, और फिर n=3 में डिस्टेंस कम होता है, ये कम होता है, ये कम हो जाता है। ये n=3, n=4, n=5 वगैरह। ये बामर का स्पेक्ट्रम है, उसका बोहर्स का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मौजूद है। इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n=4, इलेक्ट्रॉन n=4 पर मौजूद है। ये नीचे आएगा, 3 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 1 पे आ सकता है। लीस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है माइनस का 13.6, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसे 4 से डिवाइड कर दें तो तकरीबन ये ना इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 13.6 को 4 के साथ, 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये रिज़ल्ट आएगा 3.4, माइनस का 3.4। तो फर्स्ट सेकंड के दरमियान हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस काफ़ी होता है। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं, इसका फार्मूला एनर्जी का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। ये एनर्जी बढ़ती रहेगी, यहाँ पर भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बेटा इन दोनों के दरमियान, फोर्थ और थर्ड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, थर्ड और 2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, फोर्थ और 1 के दरमियान हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जबकि मुझे क्या करना है, लीस्ट पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस कब क्या होगा, जब ये 4 से उसके बराबर वाले, उसके पड़ोस वाले एलिमेंट में शिफ्ट होगा। इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। n=4 से जब वो कहाँ जंप करेगा, n=3 पे जंप करेगा, क्वेश्चन नंबर 76 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको लीस्ट मिलेगा, कम से कम मिलेगा। मैक्सिमम कम मिलेगा जब 4 से 1 पर आएगा, तब जो है मैक्सिमम हासिल होगा। अब जब 4 से 3 पर आ रहा है, तो 4 से 1 पर आएगा तो उस वक्त लेमन सीरीज़ कहलाएगी। 4 से 2 पर आएगा तो बामर सीरीज़ कहलाएगी। 4 से 3 पर आएगा तो वो सीरीज़ जो है वो पास्ट टेंस सीरीज़ कहलाएगी। तो इस वक्त आपका जवाब जो है वो सी पढ़ा जाएगा। फिर बेटा आप कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में, क्वेश्चन नंबर 77 आपको नज़र आ रही है। 77 में आपसे कहा गया इफ़ पी टाइप विच इज़ मेजॉरिटी कैरियर। क्वेश्चन नंबर 77, पी टाइप्स सेमीकंडक्टर है। पी का मतलब पॉजिटिव, इसमें जो है वो चार्ज होता है, और इसमें मेजॉरिटी किसकी होती है, होल की होती है। एन टाइप में जो है निगेटिव चार्ज होता है,
इसमें मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो यहाँ पी टाइप से मेजॉरिटी कैरियर जो है वो होल्स होते हैं। ठीक है, अब इसका आया क्वेश्चन नंबर 78 पर पूछा गया। बेटा 78 पे क्या है, ट्रांसिस्टर कंसिस्ट ऑफ, ये ट्रांसिस्टर है, ये कंसिस्ट ऑफ 3 कंडक्टर्स, कैपेसिटर, सेमी कंडक्टर रखता है डेफिनेटली, PNP और NPN, ये 2 टाइप के ट्रांसिस्टर मौजूद हैं। टाइम डिलेशन, अब टाइम डिलेशन ये आपने पढ़ा मॉडर्न फिज़िक्स में, पास्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन की थ्योरी कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखने वाला शख्स जो है वो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मास वेरिएशन जो है वो ऑब्जर्वर फील करता है, टाइम डिलेशन ऑब्ज़र्व करता है उस फ्रेम में जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती है एक ऐसे ऑब्जर्वर जो रिलेटिवली मूव कर रहा होगा उस रेफरेंस से जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ, इन शॉर्ट, अगर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो ऑब्जर्वेशन देखी गई, मास में वेरिएशन होगी, उस फ्रेम में टाइम डिलेशन जो है ऑब्ज़र्व किया जाएगा, उस फ्रेम में जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो यह टाइम डिलेशन क्या है, एक रिज़ल्ट है किसका बताइए, रिलेटिविटी का, रिज़ल्ट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये रिज़ल्ट है। ठीक है बेटा, ये टाइम मास वेरिएशन होगा, टाइम डिलेशन, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सारे के सारे क्या हैं, रिज़ल्ट हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। और इसी बुनियाद पर आइंस्टाइन ने जो है फिर वो टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट दिया। आगे बढ़ते हैं हम, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। फोटोन विद मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी शोड आउट, एक फोटोन है जिसमें इतनी बेपनाह एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 80। तो वो क्या शो करेगा, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एंड कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बहुत हैवी हमारे पास न्यूक्लियस है और एक जो है हाई एनर्जी का फोटोन जो है वो इसे हिट करता है, तो वो 2 पार्टिकल जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा, एक एंटी इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन को जो है वो जन्म देता है। इस चीज़ को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन का नाम देते हैं। लेकिन हर फोटोन में ये ताकत नहीं होती, सिर्फ उसी फोटोन में होती है जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो। इसी फोटोन जब ये किसी न्यूक्लियस को हिट करेगा तो दो जो है वो पार्टिकल को क्रिएट करता है। इस प्रोसेस को पेयर प्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो 1.02 से एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए तो पेयर प्रोडक्शन का अमल हो जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, क्वेश्चन नंबर 81, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे सवाल आएंगे नहीं, पता नहीं ऐसे बेशुमार पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ रेजिस्टिविटी जो है वो सिल्वर की 1.59 की होती है। इसको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, आप देखें एंगल ऑफ, ये वेक्टर दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल क्या होगा, वाई एक्सिस से एंगल क्या होगा, जेड एक्सिस से एंगल क्या होगा, ये बात हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 82। यह आपके पास 3 डायमेंशन है। अगर कोई पार्टिकल, ये वेक्टर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसे अल्फ़ा कहते हैं, वाई एक्सिस से एंगल बनाता है उसे बीटा, जेड एक्सिस से एंगल बनेगा उसे गामा का नाम देंगे। इन तीनों का नाम दिया जाता है, डायरेक्शन एंगल का नाम दिया जाता है। इनके कॉस ले लिए जाए, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन सबको क्या नाम देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का नाम देते हैं। कॉस अल्फ़ा का बच्चों फार्मूला होता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। कॉस बीटा का फार्मूला होता है y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। कॉस गामा का फार्मूला होता है z कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। ये फार्मूले मौजूद हैं। इस वक्त कहा जा रहा है एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस से बनने वाला एंगल। वेक्टर की वैल्यू है i प्लस अंडर रूट ऑफ 3j। ये कोई r वेक्टर हमारे पास है।
इसका बेटा इसका मॉडुलस किसके बराबर होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4 का √2 के बराबर आ जाएगा और कोफिशिएंट 1 के बराबर है। कॉस अल्फ़ा x अपॉन आर, x की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है। कॉस अल्फ़ा का मतलब होता है कॉस इन्वर्स हाफ। कॉस इन्वर्स हाफ बेटा 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स हाफ 60 डिग्री, आपको पता है कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है एनईडी के टेस्ट में। मास इज़ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ, तो मास जो है किस फार्मूले में इस्तेमाल होता है, न्यूटन के सेकंड फार्मूले में। न्यूटन कहता है F = ma, यहाँ से मास को डिफ़ाइन किया जा सकता है F अपॉन a। मास इज़ द रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन। E अपॉन c हैज़ द सेम यूनिट। E अपॉन c, E का मतलब एनर्जी है, डिवाइडेड बाय c, इसकी यूनिट होगी, इनमें से किसको रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 84, ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताई। E अपॉन c का हमें क्या बताना है, यूनिट बतानी है। तो E बराबर हम जानते हैं mc² होता है, और E इस mc² को mc मल्टीप्लाइड बाय c लिख सकते हैं। E अपॉन c, mc का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मोमेंटम। तो E अपॉन c दरअसल मोमेंटम है। E अपॉन c हैज़ द सेम यूनिट एज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। फिर आते हैं 85 पर। बच्चों कहा गया 85 क्वेश्चन पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, फोर्स और वेलोसिटी पावर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 86 में, ये क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं हम। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल विद रेडियस r, कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ़ r इज़ डबल, व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 86 की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 बेटा 86 में फिर देखें, कहा जा रहा है मास जो है पार्टिकल जिसका मास m है, रेडियस r पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उसका रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस r कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, r इज़ डबल। तो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L mv/r के बराबर होता है। मास सिर्फ r को चेंज कर दें, r को कितना कर दें, डबल 2r कर दें, तो L की वैल्यू हो जाएगी mv 2r हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, mv/r। तो नया मोमेंटम जो आया है वो ट्वाइस हो गया, नया मोमेंटम जो है वो ट्वाइस हो गया। तो 86 के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए, 2 टाइम्स जो है वो उसका रिज़ल्ट बढ़ जाएगा। फिर बेटा आइए यहाँ पर, इफ़ ग्रेविटी इज़ हाफ, लेंथ इज़ डबल, पेंडुलम देन फ्रीक्वेंसी। अगर ग्रेविटी को हाफ कर दिया जाए, लेंथ को दुगना कर दिया जाए, तो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। टाइम पीरियड का फार्मूला पेंडुलम के लिए 2π √L/g। बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए इसका फार्मूला 1/2π √g/L हो जाएगा। इसमें कहा गया है, अब हम क्या करें, ग्रेविटी को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, 1/2g कर दिया जाए, नई ग्रेविटी कर दी जाए, और लेंथ को क्या कर दिया जाए, लेंथ इज़ डबल, लेंथ को डबल कर दिया जाए। अब जो नई फ्रीक्वेंसी होगी 1/2π, बेटा g की जगह हम हाफ g रिप्लेस कर देंगे, नई लेंथ जो है ट्वाइस लेंथ हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2π, ये 2 नीचे आके 4 हो जाएगा, 4 का √2 आ गया, g/L आ जाएगा। ये 2 बाहर लेकर आ जाएं, नई फ्रीक्वेंसी हमारी मिलेगी 1/2 1/2π√g/E पुरानी फ्रीक्वेंसी है। तो नई फ्रीक्वेंसी पुरानी फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में बच्चों कितना आ गया, हाफ, 1/2 हो जाएगी। तो वही बता रहे हैं हमें कि ग्रेविटी हाफ कर दी जाए, लेंथ डबल कर दी जाए, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगी। 88 करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 89, विच एक्सपीरियंस टॉर्क। अब टॉर्क हमारे पास जो है वो, ये फ्रेम हमारे पास है कोई, इस पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इस पर फोर्स अप्लाई होती है और ये रोटेट करना शुरू कर देता है, और इस रोटेशन को हमने क्या कहा, टॉर्क का नाम दे दिया गया। तो यही कहा गया, व्हेन
विच एक्सपीरियंस टॉर्क करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली इसमें जो है वो टॉर्क पैदा होता है। करंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो मूवमेंट नहीं होगी, फोर्स ज़रूर लगती है लेकिन मूवमेंट नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पे आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ये सेविट क्वेश्चन नंबर 90। ये कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के फार्मूला क्या होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर में कोई करंट कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2I के साथ। वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के साथ। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फार्मूला जो आता है वो आता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। याद है आपको, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये इसका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 91 में वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 91, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी की यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 10⁴ गॉस के बराबर होती है। गॉस मीटर एक होता है जिसकी मदद से बी की कैलकुलेशन की जा सकती है। ये आपके पास 10⁴, ये 10⁴ गॉस के। डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेज 4 टाइम्स, 92 पे हम आते हैं। कहा जा रहा है डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेज 4 टाइम्स, रेडियस बिकम्स हाफ। अर्थ आपके पास है और इस अर्थ का रेडियस होगा RE के बराबर, इसकी डेंसिटी रॉ के बराबर। तो इस पर वेट जो लगता है, कोई ऑब्जेक्ट बाहर मौजूद है तो उस पर वेट mg के बराबर है। सही, ये बात आप जानते हैं। अगर डेंसिटी को जो है 4 टाइम्स कर दिया जाए, रेडियस को हाफ कर दिया जाए, तो बताइए हमारा वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, वही रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपने ड्राइव किया है फर्स्ट ईयर के ग्रेविटेशन चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि G बराबर है 4/3 पाई रॉ GRE। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है ग्रेविटी का। अब इसमें डेंसिटी में फ़र्क पड़ गया और रेडियस में फ़र्क पड़ गया। डेंसिटी जो है 4 टाइम्स आ गई। नेक्स्ट ग्रेविटी जो मिलेगी 4/3 पाई, 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी मिल गई। जी तो कांस्टेंट है। रेडियस इज़ हाफ, रेडियस जो है वो हाफ के बराबर हो गया। तो होगा ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा ये आ गया। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, बाकी सारा एक्सप्रेशन दोबारा G बन जाएगा। तो बताएं ग्रेविटी क्या हो गई, ट्वाइस हो जाएगी, ग्रेविटी ट्वाइस। अब वेट पहले mg था, अब वेट जो है mg डैश हो जाएगा। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, मास तो कांस्टेंट है। अब जो है नई ग्रेविटी जो है इस सिनारियो के बाद 2g हो गई। तो वेट जो है हमारा ट्वाइस mg, पुराने वेट के मुकाबले में कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे तो हमारा वेट जो है वो ट्वाइस दुगना हो जाएगा। 93 को ड्रॉप कर दें, 94 पर एमिट है। अ बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ r इज़ डबल देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 94, आसान सा सवाल है ये। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ये इसकी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, कहलाती है v है, ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल भी हो सकती है। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा सिवाय डायरेक्शन के, इसमें चेंज नहीं आ रहा। तो इसका जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 94 में कहा गया बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी डबल कर दी जाए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियस डबल कर दिया, रेडियस डबल करें, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हमारे पास क्या मिलेगी बताइए, 0 के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 95 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, बताइए क्वेश्चन नंबर 95 में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम R1 टू R3, R1 रेडियस, R3 रेडियस, तो परसेंटेज इंक्रीज रेडियस। बॉर्स के थ्योरम में Rn का फार्मूला है R1 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर, ये फार्मूला है।
अगर n की जगह मैं 3 रिप्लेस कर दूं तो ये R3 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 के बराबर होगा। अब बेटा R3 और R1 का रेशो 9/1 आएगा। ये 9 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जब R1 से R3 पे, फ्रॉम R1 टू R3, R1 रेडियस से बढ़कर वो R3 रेडियस में जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। कितना इजाफा हो जाएगा, 9 टाइम्स जो है वो ग्रेटर पढ़ा जाएगा, और ऊपर जाएगा तो और जो है वो हो जाएगा। याद रहे, इलेक्ट्रॉन छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट की तरफ जाएगा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाएगा, तो वो एनर्जी कहीं से गेन करेगा, और एनर्जी गेन करने के बाद वो जंप करेगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा। दूसरा प्रोसेस, हाई ऑर्बिट से अगर एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है तो उसके पास जो एनर्जी है वो रिलीज़ करेगा और वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। वो एनर्जी फोटोन की शक्ल में जो है हमें बाहर निकलती हुई नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 96, ये बड़ा आसान सा सवाल है। 2 वेक्टर्स आर पैरेलल विद अपोजिट साइन। 2 वेक्टर हैं, ये पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ हैं। बच्चों, उनके दरमियान बनने वाला है एंगल डेफिनेटली 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया 97 क्वेश्चन नंबर 97 में। आपसे क्या कहा जाता है कि इफ़ ए इक्वल टू बी सी, ए की डायमेंशन है L_T⁻⁻1, बी की डायमेंशन है T⁻⁻1। ए की डायरेक्शन क्या है बताइए, L_T⁻⁻1, और बी की क्या है T-1, और ये सी रहेगा। तो ये डिवाइड में आके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। L_T⁻1 T-1 सी रहा, सी की वैल्यू L आ जाएगी, या लिखा जाएगा M0 L_T0 लिखा जाएगा। तो इसकी डायमेंशन जो है वो क्या होगी, M0 L_T0 यानी L हो जाएगी, सिर्फ ये डायमेंशन इसकी L पढ़ी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया द मैक्सिमम रिजल्ट, ये फोर्स 7 है, ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 98, एक फोर्स 7 न्यूटन, दूसरी फोर्स 10 न्यूटन। एक फोर्स 7 न्यूटन, दूसरी फोर्स 10 न्यूटन। मैक्सिमम हासिल करना हो रिज़ल्ट, तो दोनों को जो है वो एक ही लाइन पे लगा दें, तो मैक्सिमम रिज़ल्ट 7 + 10 हो जाएगा। 7 + 10 का मतलब 17 न्यूटन जो है वो हमें इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 99। इफ़ अ गैस at 27 degrees centigrade is increased 177, keeping pressure constant, find the expansion in volume। प्रेशर को जो है हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो थर्मोडायनेमिक्स का वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है उसे आप जो है वो आइसोबैरिक का नाम देते हैं। ये फॉलो करता है चार्ल्स लॉ को, है ना। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, सॉरी, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कीपिंग प्रेशर इज़ कांस्टेंट। एक इक्वेशन हमारे पास, जनरल इक्वेशन P1 V1/T1, P2 V2/T2, ये इक्वेशन है। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा, V1/T1 और V2/T2। यहाँ पूछा गया है गैस को इतना इंक्रीज़ किया गया, फाइंड द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, नया वॉल्यूम आपको मालूम करना है। ठीक है, टेम्परेचर T1 की वैल्यू दी हुई है 27, इसमें 273 ऐड कर देंगे हम तो 300 इसका जवाब आ जाएगा। T2 टेम्परेचर बढ़ गया है 177, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 177, इसमें 273 बेटा ऐड कर दें तो रिज़ल्ट मिल जाएगा 177 + 273, यू गेट 450। अब आपने जो है वो वैल्यू रिप्लेस करनी है। वॉल्यूम जो है वो V1 रहने दें, वॉल्यूम पहले का वॉल्यूम है। T1 की वैल्यू 300, V2 मुझे मालूम करना है, T2 कितना आ गया 450, तो ये आ गया आपके पास 450
V1 अपॉन 300, बेटा ये V2 आ जाएगा। और 50 का टेबल पढ़ लें आप, 6 आ गया। और 50 का टेबल पढ़ लें, 9V1 आ जाएगा। ये बच्चों और सॉल्व हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 V1। तो नया जो वॉल्यूम है वो पहले के मुकाबले में 3 अपॉन 2 या 1.5 बढ़ जाएगा। तो वो आपका जवाब हो जाएगा 3/2 के रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। अ चार्ज हैविंग मास m एंड चार्ज q, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ e। एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q के बराबर है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये कौन सा, 100, क्वेश्चन नंबर 100। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो उस पर लगने वाली फ़ोर्स जो है वो मैक्सिमम फ़ोर्स QVB sin थीटा या QVB का नाम दे दें। ये आपके पास आपने पढ़ा फार्मूला। और जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है E/m, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंट्रोड्यूस की जाती हैं और फिर जो है वहाँ से एक कैलकुलेशन E/m मालूम करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी है, मास का तस्करा है, चार्ज का तस्करा है। मास और चार्ज का तस्करा किया जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर रखकर ये QVB हमारे पास है। अच्छा, मालूम क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन। फोर्स का मतलब हो गया MA, यह आ गया QVB। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई बताएं, QVB/m। ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन डिमांड की जा रही है एक्सेलरेशन आपको बताइए इन टर्म ऑफ E। B में जवाब नहीं चाहिए, हमें E में जवाब चाहिए। तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उस पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स को बराबर रखा जाता है। इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो है वो आपके पास जानते हैं EQ के बराबर है। मैग्नेटिक स्टैटिक फोर्स जो है QVB के बराबर है। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इस VB की जगह में E रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये Q आ जाएगा, पूरा VB को यहाँ से उठा दिया जाए, VB की जगह E रिप्लेस कर दें अपॉन m। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला इन टर्म ऑफ E के बराबर हासिल हो गया। एक्सेलरेशन का फार्मूला इन टर्म ऑफ E के बराबर। ये बच्चों पूछा गया कि एक्सेलरेशन बताइए इन टर्म ऑफ E। क्या निकाला हमने, Q, इसके रिजल्ट निकाला है हमने QE/m। तो यहाँ बताइए QE/m ही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस PDF के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस हैं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक से अंदाज़ा होगा कि आप जो है वो इस सीरीज़ से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपने अगर अप्रिशिएट किया तो इंशाल्लाह हम जो है, अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह इसके सारे क्वेश्चंस जो है वो इस तरह 50-50 की सीरीज़ में हम आपको करा देंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप अच्छे जगह आपका एडमिशन हो। थैंक यू।